साथियों नमस्कार। वाईटी चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं और उसकी पाठ्य पुस्तिका मंदाकिनी जो हिंदी साहित्य द्वितीय की पुस्तक है, उसके पहले अध्याय हिंदी गद्य का विकास प्रकरण पर चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा पाठ है, पर मैं जहाँ मुझे लगा कि चर्चा करनी अपेक्षित है वहाँ हम चर्चा करेंगे। सामान्यतया इसका वाचन किया जाएगा। और आपको बताएं, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सूचना समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं हिंदी गद्य का विकास, हिंदी साहित्य द्वितीय की पाठ्यपुस्तक मंदाकिनी का पहला अध्याय है। थोड़ा पाठ बड़ा है, लेकिन समझने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी सी जटिल है। और उसके बाद में पूरा पाठ या हिंदी गद्य का विकास किस तरह से होता है उस पर आधारित है। तो लीजिए शुरू करते हैं हम इस अध्याय को। संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य को गद्य काव्य के अर्थ में ग्रहण किया गया है। इसलिए भामह, दंडी, वामन से लेकर विश्वनाथ तक सभी आचार्यों ने गद्य के प्रभेदों में आख्यायिका, व्रत, कथा आदि का उल्लेख किया है। भामह ने गद्य को प्रकृत, अनाकुल, श्रव्य, शब्दार्थ, पदवृत्ति कहा है। ये भामह ने कहा है और इसको भी थोड़ा आप देख लेना, फिर आप आगे चलें। और दंडी ने अपाद, गण, मात्रा रहित काव्य आदर्श उनकी किताब का नाम है। वामन ने परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं को दुर्गेय तथा उसकी रचना को गठित बनाते हुए गद्य कविनाम निकषम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। कौन? वामन। और आगे इनकी रचना का नाम दिया हुआ है काव्य अलंकार सूत्रवंती है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। उसमें गद्य की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उसे मात्र काव्य कहकर उसके 4 भेद किए गए हैं विश्वनाथ के द्वारा। उनकी रचना साहित्य दर्पण में मुक्तक, व्रतगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, ये थोड़ा देख लेना। मुक्तक समास रहित होता है। और आगे देखें, व्रतगंधी में छंद की गंध आती है, अर्थात उसके वाक्यों में प्राय छंदों के गण मात्रा का विधान पाया जाता है। उत्कलिका प्राय गद्य दीर्घ समास युक्त होता है तथा चूर्णक में छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है। विश्वनाथ ने गद्य के अंतिम 3 भेद वामन के ही आधार पर दिए हैं। मुक्तक नाम का भेद वामन ने नहीं दिया। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, जटिल तो है, लेकिन इसके बिना हम हिंदी गद्य के विकास की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर आगे देखें आप। काव्य अलंकार सूत्रवंती में गद्य इन भेदों की, जिन्हें शैली का भेद समझना चाहिए, किंचित अधिक स्पष्ट मिलती है। पद्य भाग से युक्त या उसके समान प्रतीत होने वाला गद्य, जिसमें व्रत या छंद की गंध मिले, व्रतगंधी कहते हैं। दीर्घ समास से रहित और ललित पदों से युक्त गद्य जो होगा वो चूर्णक है। और इसके अलावा दीर्घ समास युक्त और उदत्त पदों से युक्त गद्य को उत्कलिका प्राय भी कहते हैं। ऐसा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में उल्लेख है। अब आप आगे देखिए। संस्कृत साहित्य शास्त्र में कथा, आख्यायिका, आख्यान आदि के लिए ही गद्य का उपयोग बताया गया है। कथात्मक साहित्य के अतिरिक्त विचारात्मक लेखन के लिए गद्य के साहित्यिक प्रयोग तथा
शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों के लिए उसके व्यावहारिक उपयोग की ओर संकेत नहीं किया गया है। गद्य की सबसे सरल, व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा यही हो सकती है कि जिस शब्द अर्थयुक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाए वह गद्य है। ये थोड़ा आप देख लेना कि इसकी परिभाषा क्या है या गद्य की परिभाषा क्या है। इससे भिन्न पद्य में असाधारण भाषा का प्रयोग होता है। इसमें विशेष प्रकार के क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के लिए वाक्यगत शब्दों के साधारण क्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गद्य का लक्ष्य सहज, सरल, सीधे और निश्चित प्रयोजन युक्त भामे के शब्दों में प्रकृति और अनाकुल शब्दार्थ को प्रेषित करना है। पद्य का भी व्यवहार निश्चित प्रयोजन के लिए हो सकता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय शास्त्र और विज्ञान के विषय भी पद्य में लिखे जाते थे, परंतु उसमें सर्वत्र शब्दार्थ की सरलता और सीधापन सुरक्षित नहीं रह पाता था, क्योंकि शब्दों की छंदोबद्ध योजना के लिए उसमें कृत्रिमता, भंगिमा और वक्रता आ जाना स्वाभाविक है। अतः गद्य पद्य का भेद स्पष्ट है। काव्य की सौंदर्यवृत्ति से सर्वथा असंपृक्त रहकर भी दोनों समानुरूप नहीं हो सकते। उनके रूप और प्रकृति का अंतर निर्विवाद है। इस दृष्टि से पद्य और काव्य में अंतर किया गया है, परंतु जैसा कि साधारणतः होता है, यदि काव्य को अनिवार्यतः पद्यमन न मान लिया जाए तो गद्य और काव्य में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। काव्य के अनेक रूप गद्य में ही रचे जाते हैं। कई बार ऐसा गद्य और पद्य में या चंपू शैली में भी लिखा जाता है। फिर भी गद्य रचना के लिए बाह्य रूप का नहीं, उसकी आंतरिक प्रवृत्ति या उनकी आंतरिक प्रकृति का द्योतक है। हम अनेक पद्यबद्ध काव्य कृतियों को गद्यात्मक कहते हैं, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। गद्य मुख्यतः बोध, व्याख्या, तर्क, वर्णन और कथा क्षेत्रों में ही सीमित है। यहाँ या अमुक जगह पर गद्य का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रयोग की दृष्टि से गद्य का साधारण रूप वह है जो व्यावहारिक प्रयोग में आता है। दो व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत से लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियों और सभाओं के कलापूर्ण प्रभावशील भाषणों तक, कुशलक्षेम संबंधी साधारण पत्र व्यवहार से लेकर शास्त्र और विज्ञान के विविध विषयों के विश्लेषण, विवेचन, अनुशीलन और अनुसंधान पूर्ण प्रबंधों तक, बड़े बड़े धर्माचार्यों के उपदेशों तथा कथावाचनों से लेकर चबूतरे पर बैठकर परस्पर गप लगाने तक में गद्य के व्यवहारिक स्वरूप का प्रयोग होता है। अमुक चीज़ें जो भी चर्चा में आई वहाँ पर हम गद्य का प्रयोग करते हैं। इन सब गतिविधियों में गद्य के अनेक रूपों का उपयोग होता रहता है। इन अनेक रूपों को एक परिभाषा में बांधना भी सरल नहीं है। साधारण जीवन में प्रयोग के साथ ही गद्य का उपयोग रचनात्मक लेखन में भी पूरी तन्मयता के साथ में होता है। वाचन के साथ साथ में लेखन में भी गद्य का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति का जितना प्रभावशाली रूप पद्य है, उतना ही गद्य भी है। इतना ही नहीं, विश्व में अनेक विषय ऐसे हैं जिनका विश्लेषण तथा अनुशीलन गद्य में ही संभव है। इसलिए गद्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की पहचान बन गया है। हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है उनकी पहचान गद्य को बताया गया है। आगे देखिए, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य इतना कम तथा अविकसित दशा में मिलता है कि उसे प्रायः नैगण्य सा समझा जाता है। पुराने समय में हिंदी में गद्य का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण खोजने का प्रयास विद्वानों ने किया है। और कुछ लोगों का मानना भी है कि भारत की लगभग हर भाषा के साहित्य का आरंभ पद्य रचना से हुआ है, ऐसा माना जाता है। अतः हिंदी में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। और आगे देखिए, कुछ विद्वान ये भी सोचते हैं कि हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा
और हिंदी साहित्य ने काफ़ी कुछ संस्कृत साहित्य से लिया है, इसलिए संस्कृत की तरह यहाँ भी पद्य रचना को ही अधिक प्रश्रय मिला होगा, अधिक आश्रय मिला होगा, ऐसा कयास लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। किंतु ये धारणा भ्रामक है, क्योंकि संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग पद्य और गद्य दोनों के लिए किया जाता है। आगे देखिए, गद्य को कवियों की कसौटी समझा जा सकता था। साथ ही प्राचीन काल में संस्कृत में उच्च कोटि का गद्य लिखा गया। हिंदी में गद्य के विकसित न होने के कारण शायद ये रहा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हमारे यहाँ जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकतापरक, यथार्थवादी, वस्तुवादी और व्यवहारिक ही नहीं रहा, जबकि गद्य के विकास के लिए इस प्रकार की जीवन स्थितियाँ बेहद आवश्यक है। कौन कौन सी? ये वाली जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य बहुत विकसित नहीं था। जब हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास पर दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी गद्य के विकास में ईसाई प्रचारकों ने काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि वे भारतीय जनता तक उसी की भाषा में अच्छी तरह पहुंच सकते थे। ये ईसाई प्रचारकों ने भी भारतीय गद्य के विकास में योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय तथा उनके ब्रह्म समाज ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हिंदी के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था। उन्होंने वेदांत सूत्रों का हिंदी गद्य में अनुवाद करवाया तथा बंगदूत नाम से हिंदी में एक पत्रिका भी निकाली। इसी काल में हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ और यह महत्वपूर्ण है। 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के संपादक में हिंदी का पहला पत्र, जिसका नाम उद्दंत मार्तंड नाम से ये कानपुर से निकलता है। बाद में तो बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सुधाकर पत्र तारामोहन मिश्र के संपादक में, बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल के संपादन में, और ऐसे कई सारे पत्र लिखने जिन्होंने हिंदी गद्य की परंपरा को मजबूती प्रदान की या सुदृढ़ता प्रदान की। फिर आप आगे देखें, आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास एकदम प्रॉपर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ में होता है। आपको पता है 1850 से लेकर के 1885 जो इनका जीवन काल है, हिंदी गद्य विकास की परंपरा में गति मिलती है। आगे देखिए, भारतेंदु ने अपनी गद्य शैली को अत्यंत व्यावहारिक और समय की आवश्यकता के अनुरूप ढाला। उन्होंने हिंदी को न तो संस्कृत तत्सम शब्दावली से बोझित होने दिया और न उर्दू फारसी के शब्दों के सार्थक प्रयोग को हतोत्साहित किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी एकदम लचीलापन रखा, फ्लेक्सिबिलिटी रखी। उन्होंने विषय वस्तुगत भाव विशेष और रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। प्रणय, विरह या शोक के प्रसंगों में उनकी शैली अत्यंत कोमल और मधुर हो जाती है, तो हास्य के प्रसंगों में वे चुलबुलेपन से युक्त हो जाते हैं या हो जाती है। वस्तुतः भारतेंदु भाषा के मर्म को समझने वाले प्रतिभाशाली रचनाकार थे। एक युग माना जा सकता है और मानते भी है, और उसे विषय भाव प्रसंग के अनुसार डालने में माहिर भी थे। भारतेंदु जी के समकालीन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में भी काफ़ी सारी भूमिका को अदा किया। अब आप आगे देखें, भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में ये थोड़ा ध्यान रख लेना, नाम देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, सरदाराम फिलोरी, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, इन लोगों ने उल्लेखनीय रचनाक्रम तथा हिंदी गद्य की परंपरा को समृद्ध किया। सबका आपको नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। इन लेखकों ने गद्य को अनेक विधाओं में लिखा, हिंदी के प्रचार प्रसार को अपने रचनाक्रम का लक्ष्य भी बनाया।
उस काल में देवकी नंदन खत्री और उनके ये चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है। दोनों उपन्यास जिन्होंने हिंदी में उथल पुथल कर दी, यानी कि एक क्रांति सी ला खड़ी कर दी। लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। ये हिंदी गद्य की शक्ति का प्रमाण है। बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र ने उच्च कोटि के निबंध लिखकर इस विधा को गरिमा प्रदान की। कौन सी विधा? गद्य विधा को। ठीक है, अब आप आगे चलें। इस काल में हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती की यहाँ चर्चा हो रही है। इस आंदोलन ने धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य आदि क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति की। आर्य समाज ने उत्तर भारत की बौद्धिक चेतना को झकझोर दिया। बौद्धिक चेतना का संबंध गद्य से सीधा होता है, क्योंकि विचार विमर्श, तर्क वितर्क, चिंतन मनन के लिए जो बौद्धिक प्रयास होते हैं वे गद्य में ही संभव है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक ग्रंथ जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने वैदिक धर्म की व्याख्या के बाद विभिन्न वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया है। अच्छी चीज़ों का मंडन और बुरी चीज़ों का खंडन। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आर्य समाज ने अपने सुधार कार्यों के माध्यम से हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही हिंदी में अनेक जीवन चरित्रों, इतिहास ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। और इसलिए आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी में अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती है। अब आप आगे देखिए। हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गति प्रदान की और इन्होंने, बहुत बड़ा नाम है आचार्य द्विवेदी का, कि हिंदी का प्रचार प्रसार तथा हिंदी के स्वरूप का स्थिरीकरण जैसे द्विवेदी जी के जीवन का लक्ष्य था, इस प्रकार का लगता है। और उन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। हमने इतना बहुत पढ़ा। इसमें आप चंद्रकांता संतति को देख लें, भारतेंदु जी को देख लें, फिर ये सरस्वती पत्रिका 1900, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इनको अलग से देखा जा सकता है, इनकी चर्चा अलग से की जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी गद्य की चाल में, हिंदी गद्य की विकास यात्रा में। एक समय सरस्वती पत्रिका भारत की हिंदी चेतना की सबसे सशक्त मंच बन गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समकालीन लेखकों को प्रेरित कर नए नए विषयों पर लिखवाया है। आप साकेत किसकी उपज मानेंगे? उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी की प्रगति तब भी संभव है जब उसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तकनीकी जैसे विषयों में साहित्य उपलब्ध हो। गद्य के संबंध में उन्होंने एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार, शब्दों के उपयुक्त प्रयोग आदि का पूरा ध्यान दिया। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके परवर्ती लेखकों की रचनाओं में भी मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जब विवेचन शैली की गंभीरता का सर्वोत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य द्विवेदी, महादेवी जी आदि की गद्यों की सरसता, चित्रात्मकता और कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण होते हैं। वस्तुतः आज का हिंदी गद्य विषय क्षेत्र की व्यापकता, साहित्यिक रूपों की विविधता और गद्य शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर, व्यापक और समृद्ध है। तो ये बात थी हिंदी गद्य की विकास यात्रा में किन किन कवियों का, किन किन लेखकों का, किन किन संस्थाओं का और किन किन महापुरुषों का योगदान रहा। आप ईसाई धर्म प्रचारक देखें, ब्रह्म समाज देखें, आर्य समाज को देखें, भारतेंदु जी को देखें, उनके मंडली को देखें, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखें। इतने सारे लेखकों ने, समालोचकों ने, संस्थाओं ने, मिशनरियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब गद्य की अलग अलग विधाएं, गद्य किन किन विधाओं के माध्यम से आज हमारी शब्द संपदा है वो काफ़ी विशाल है, अब उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ से ये प्रकरण है बहुत अच्छा
और रोचक हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे। गद्य की विधाओं में पहली तो है कहानी। कहानी इस युग की सबसे सशक्त गद्य विधा है। किस युग की? आधुनिक युग की, क्योंकि गद्य आधुनिक युग में विकसित हुआ है, जिसका विकास बहुत तीव्रता से हुआ है। इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। साहित्य में तो इसका प्राचीनतम रूप जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण रहता है, ठीक है। मानव चरित्र के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना कहानी का लक्ष्य होता है। मानव चरित्र के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना। इसमें कथा वस्तु, पात्र, देशकाल, परिस्थिति आदि का जिक्र रहता है। ये कहानी के प्रमुख तत्व बताए गए हैं। और हमारी कहानी का जन्म ईस्वी सन 1901 में माना जाता है। उद्भव काल जिनको कहते हैं वो 1901 से 15 तक, विकास काल 1916 से 35 तक, हमारे उत्कर्ष काल 36 से 50 तक, प्रगति प्रयोग 1950 के बाद। इस अंतिम काल में युगीन संक्रमण के दबावों के परिणामस्वरूप तनाव, मूल्यों की तलाश और विविध संदर्भों की कहानियाँ लिखी गई। तो ये कहानी हमारी हिंदी गद्य की सबसे सशक्त विधा में से एक है। 1901 के आसपास इनकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरी साहित्य की विधा क्या कहें, गद्य की विधा है एकांकी। एकांकी, आधुनिक एकांकी जो है वो पाश्चात्य साहित्य की देन है। यह नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य अथवा एक भाव की कलात्मक व्यंजना की जाती है। नाटक और एकांकी में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी में है। दोनों के लिए कथा वस्तु, पात्र विधान, संवाद और रंग संकेत इसके प्रमुख तत्व है। और ये एकांकी के मोटे मोटे रूप में तत्व बताए गए हैं। एकांकी में स्थान, काल और कार्यों के संकलन का निर्वाह आवश्यक माना गया है, यानी कि संकलन त्रय का निर्वाह होना बेहद जरूरी है। मानव की असंख्य अभिरुचियों के अनुसार एकांकी के विषय भी असंख्य होते हैं। हिंदी एकांकी का वास्तविक आरंभ तो 1930 से माना गया है। सामान्यतः जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट को माना जाता है और पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी एकांकी में विषय और शैली की दृष्टि से निरंतर परिवर्तन होता रहा है। आधुनिक काल में एकांकी आधुनिक बोध को उजागर करने का प्रयास कर रही है। अगली विधा है वो आपके निबंध। निबंध में इसका मौलिक अर्थ मानना या रोकना होता है। हिंदी में इसके पर्याय रूप में प्रबंध, लेख, रचना और प्रस्ताव शब्द प्रचलित है, लेकिन निबंध का अर्थ है विशेष रूप से बंधा हुआ, ठीक है। आगे देखिए, वास्तव में निबंध उस गद्य रचना को कहा जा सकता है कि जिसमें लेखक निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, एकदम निर्वैयक्तिक ढंग से न्यूट्रल लेकर के। निबंध अपने मौलिक अर्थ के विपरीत बंधनहीन है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस रचना में कहा गया है। इसमें लेखक स्वच्छंदता पूर्वक अपनी बात कहता है। स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता और आत्मीयता निबंध के प्रमुख गुण माने गए हैं और ये निबंध के प्रमुख गुण बताए गए हैं। आधुनिक गद्य युग में निबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हिंदी निबंध के विकास को हम 3 कालों में बांटते हैं: भारतेंदु काल, द्विवेदी शुक्ल काल, अधुनातन काल या आधुनिक काल, जो हमारी आज़ादी के बाद में प्रचलित हुआ, और अंतिम काल में विचार प्रधान, भाव प्रधान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान, वर्णन प्रधान इत्यादि अनेक विध निबंध लिखे गए। आज हिंदी में जो निबंध विधा है वो परवान पर है, शिखर पर है। ये था निबंध के संबंध में। अब आप आगे देखिए, हमारी अगली विधा है रेखा चित्र। जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना लेता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्रकार का उद्देश्य जो है अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक में संवेदना जागृत करना होता है और इसमें अनुभूत जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रदान होता है।
जिससे संबंधित प्रमुख विशेषताओं को उभारा जाता है। रेखाचित्र और संस्मरण में विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन काम है, यानी कि रेखाचित्र और संस्मरण लगभग मिले जुले हैं। हम महादेव वर्मा को पढ़ें तो उसमें ये रेखाचित्र और संस्मरण मिले जुले लगते हैं। संक्षेप में रेखाचित्र वस्तुनिष्ठ है जबकि संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, तटस्थता तथा सूक्ष्म निरीक्षण रेखाचित्रकार के आवश्यक गुण है। और 1929 में प्रकाशित पद्म पराग, जो पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना है, उनको रेखाचित्र का जनक कहा जाता है। आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद हिंदी रेखाचित्रों में निरंतर विकास होता रहा। ये नवीन विधा आज बड़ी तीव्रता से विकसित और समृद्ध हो रही है। इसका भविष्य और भी अधिक उज्जवल है। ये रेखाचित्र की बात जो गद्य की एक विधा है। अब आप आगे देखें। संस्मरण, इसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाता है। इसमें कहानी, व्यंग्य विनोद, वर्णन विवरण, रेखाचित्र आदि का सम्मिश्रण रहता है। ये व्यक्ति अथवा स्थान के गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है। संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ होती हैं, प्राचीन काल की या बीते टाइम की अतीत की स्मृतियाँ जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, जो व्यक्तिगत गहन संपर्क का परिणाम होती है। संस्मरण लेखक केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण नहीं करता, पर छोटी से छोटी घटना को भी लेकर सूक्ष्मता के साथ अंकित कर देता है। लेखक को तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति रखनी चाहिए। सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण शक्ति, सहानुभूतिपूर्ण हृदय तथा सहज स्वाभाविकता, यह संस्मरण के इसेंशियल मेरिट, आवश्यक गुण है। हिंदी में संस्मरण विधा का उद्भव और विकास रेखाचित्र के साथ ही हुआ है। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकारों और महापुरुषों से संबंधित संस्मरण अधिक लिखे गए हैं, किंतु समाज के अनिवार्य अंग निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संस्मरणों का विशेष महत्व है। महादेव वर्मा के जो संस्मरण हैं उनके पात्र तो समाज के बिल्कुल निचली दहलीज के लोग हैं, जिनको उठाने का प्रयास किया गया है। और हिंदी का संस्मरण साहित्य अपने विविध रंगों और साज सजाओं से समृद्ध होता जा रहा है। काफ़ी सारी गद्य की विधाएँ हैं। अब आप आत्मकथा नामक विधा को देखें। आत्मकथा जीवनी का ही एक प्रकार है जिसमें लेखक स्वयं अपने बीते हुए जीवन का अवलोकन करता है, खुद के बारे में लिखता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाता है। आत्मकथा का उद्देश्य आत्मांकन द्वारा आत्म परिष्कार और आत्मोन्नति करना है, खुद के बारे में लिखना और तटस्थ होकर के लिखना। लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी उठा सकते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन पर जो प्रकाश डालता है उससे युग विशेष की मानसिक संरचना का भी उसके जीवन के माध्यम से बोध हो जाता है। तत्कालीन कालचक्र का या समय का भी बोध होता है। आत्मकथा लेखन के अनेक खतरे हैं। क्या लेखक को आत्मश्लाघा और आत्मसंकोच दोनों से बचना चाहिए। खुद की प्रशंसा और कुछ ऐसी बातें जो नहीं लिख सकता है, तो आत्मश्लाघा और आत्मसंकोच दोनों से बचना चाहिए। दोषों के उद्घाटन में जहां आत्मसंकोच की प्रवृत्ति बाधक होती है, वहीं आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति उसे अरुचिकर भी बना देती है। तटस्थ रहकर आत्मकथा लेखक को अपने गुण दोषों को प्रकट करना चाहिए कि उनमें मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। सब चीज़ को एकदम तटस्थ होकर के पेश करनी चाहिए, तब एक आत्मकथा अच्छे अर्थों में, सच्चे अर्थों में आत्मकथा होगी। हिंदी में प्राचीन काल से आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति जो है वो चल रही है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मकथा लिखी। काल अंतर में अनेक कलात्मक और मनोवैज्ञानिक आत्मकथाएं लिखी गई, जिनमें स्वाभाविकता, सत्यवादिता तथा निष्कपट आत्म प्रकाशन के गुण विद्यमान है। ठीक है, ये आत्मकथा के बारे में साहित्य के साथ साथ में गद्य का भी अध्ययन जरूरी है। तो देखिए, गद्य की एक अगली विधा यात्रा वर्णन, जो यायावर प्रवृत्ति का होता है।
उसके लिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा मानव की एक मूल प्रवृत्ति है। ऋतु परिवर्तन, स्थानों की विविधता, प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण मानव के मन में उल्लास पैदा करते हैं, उमंग पैदा करते हैं, और इसी उल्लास की भावना से प्रेरित होकर वह यात्रा के लिए निकल पड़ता है। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है, उसे यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वर्णन कहते हैं। हमारे देश में यात्री तो अनेक हुए, किंतु यात्रा वर्णनों को शब्दबद्ध करने की ओर ध्यान आधुनिक काल में ही गया है। यानी इससे पहले जो यात्रावर या यायावर थे, उन्होंने रचना का रूप नहीं दिया, यात्रा वृत्तांत नहीं लिखा। इसलिए यात्रा वर्णन आधुनिक गद्य विधा है। अन्य गद्य विधाओं की भांति यह विधा भी पाश्चात्य संपर्क का ही परिणाम है। इसमें लेखक उन्हीं क्षणों का वर्णन करता है जिनको वह अनुभूत सत्य के साथ ग्रहण करता है। वह अपने वर्णन में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष रहता है। अधिकतर यात्रा वर्णन संस्मरणात्मक साहित्य ही होता है। हिंदी में भारतेंदु युग से भी इसका भी आरंभ माना जाता है। युग और भावबोध के परिवर्तन के साथ यात्रा दृष्टि में भी अंतर आ जाता है। ये यात्रा वृत्तांत के बारे में था। अगली विधा देखिए आप, रिपोर्टाज। ये मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। छोटा सा प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। ये आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या ग्रेड सेकेंड या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रिपोर्टाज फ्रेंच या भाषा है, उसका शब्द है। दूसरे महायुद्ध के दौरान इसका प्रयोग भी हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है। किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है, लेकिन उसी को साहित्यिक सरसता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। यह रोचक पत्रकारिता का एक अंग है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु आ रही है। समाचार पत्रों के लिए लिखी गई रिपोर्ट की तरह यह भी तथ्यपरक, तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ साहित्य विधा है। ये आंसू कविता की भांति शीघ्र बिना किसी पूर्व तैयारी के लिखा जाता है। इसमें कल्पना के लिए समय नहीं मिलता। लेखक कथ्य और तथ्य के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को शब्दबद्ध कर देता है। रोचकता, उत्सुकता, साहित्यिकता और कलात्मकता उत्तम रिपोर्टाज के गुण बताए गए हैं। और हिंदी में ये नवीन गद्य विधा अभी विकास उन्मुख अवस्था में है। ये विकास आधुनिक युग में तीव्रता से हो रहा है। दूसरा महायुद्ध, आज़ाद हिंद सेना का निर्माण, बंगाल का दुर्भिक्ष आदि के कारण हिंदी में इस विधा का प्रादुर्भाव बताया जाता है। ये कुछ कारण जिनके कारण रिपोर्टाज नामक नई गद्य विधा या गद्य शैली का उद्भव होता है। अब आप आगे चलें। साक्षात्कार, इंटरव्यू। इस विधा के उद्भव का कारण पश्चिमी देशों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति है। इसका मतलब ये भी पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा या पाश्चात्य विचारकों से यहाँ आया है। वैसे तो सभी देश कालों में व्यक्ति विशेष का महत्व रहा है, किंतु आधुनिक काल में साधारण मानव के व्यक्तित्व की भी अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति के प्रकाशन का विशेष अवसर मिला है कि लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, लोगों का एक प्रकार से अभिव्यक्तिकरण कैसा है। साक्षात्कार उसी की उपज है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछकर उसके उत्तर पाता है और उन्हें लिखित रूप में प्रकाशित करता है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले की परिस्थिति, भाव भंगिमा तथा व्यवहार से कुछ उपयोगी बातें निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए कि जिनसे साक्षात्कार देने वाले के स्वभाव की किसी विशेषता का पता चलता हो। उनकी नेचर कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, वो साक्षात्कार उनके श्रीमुख से ही उगलवाता है। निष्कर्ष, हाँ, हिंदी में साक्षात्कार विधा अंग्रेजी के प्रभाव से आई है, हमने पहले बता दिया। इसका सूत्रपात कब से हुआ, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। संवाद, बातचीत, भेंट आदि के नाम से इसे अभिहित किया जाता है, किंतु एक साहित्य विधा के रूप में साक्षात्कार का आरंभ 1952 में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा हुआ और उन्होंने हिंदी के समकालीन श्रेष्ठ साहित्यकारों से साक्षात्कार लेकर के
मूल कार्य किया, मौलिक कार्य किया। आगे देखें, हास्य व्यंग्य इस विधा का सबसे बड़ा व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक अंग की विसंगति को अपने व्यंग्य और हास्य का लक्ष्य बनाना लेखक का उद्देश्य रहा है। इसमें समसामयिक सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, आडंबर, अवसरवादिता, अंधविश्वास इत्यादि दुष्प्रवृत्तियों तथा विसंगतियों पर प्रकाश प्रहार करते हुए इन्हें परिहास या व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। इसी प्रकार या इसी विशेषता के साथ साथ इनकी अन्य विशेषता यह है कि इस हास्य व्यंग्य के पीछे विसंगति के परिशोधन का एकमात्र दृष्टिकोण रहता है। इस प्रकार की रचनाओं में शब्दों का अभिधेय अर्थ कुछ और होता है और व्यंग्य अर्थ कुछ और होता है, और ये व्यंग्य अर्थ ही इसका वास्तविक अर्थ होता है। अभिधेय अर्थ भले ही कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में व्यंग्य अर्थ क्या है वो महत्वपूर्ण रहता है, और इस अर्थ में एक विशेष पैनापन और चुटीलापन होता है। तीखी बात कही जाती है, स्पष्ट बात कही जाती है, जो पाठक के मन में कटुता से रहित, संस्कार युक्त और एक मीठी गुदगुदी उत्पन्न करता है। मनोरंजन इसकी प्रधान विशेषता है। देखिए, मनोरंजन इनकी मोटी मोटी विशेषता है। हिंदी में भारतेंदु युग से ही शिष्ट हास्य व्यंग्य विधा का आरंभ हुआ है, किंतु वर्तमान युग में इसने विशेष उन्नति की है। आधुनिक काल के सफल व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का भी स्थान महत्वपूर्ण है। अब आपके गद्य काव्य के बारे में देखिए। गद्य काव्य के बारे में छंदबंध रहित और इतिवृत्तहीन ऐसी भावपूर्ण और कल्पना प्रधान रचना को गद्य काव्य कहते हैं, जिसमें बुद्धि तत्व को विशेष महत्व न दिया गया हो। गद्य काव्य आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण और पुष्ट विधा है। पद्य काव्य होता है, साथ साथ में गद्य काव्य भी होता है, ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता रहती है, एक ही सांद्र अनुभूति या केंद्रीय भावना की प्रधानता के कारण गद्य काव्य का आकार छोटा होता है। इसका बाह्य रूप भी साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक लययुक्त, अलंकृत और सदा हुआ होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वैयक्तिक आत्मनिष्ठता, तीव्र भावात्मकता, अंतर्निहित ध्वनि संगीत, भाव संकलन और गीति के लिए अपेक्षित भाव विकास इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यूँ इसके सूत्र वेद उपनिषद में खोजे जा सकते हैं, किंतु आधुनिक युग में मुद्रण की सुविधा और बौद्धिकता के विकास के साथ गद्य काव्य का भी सूत्रपात हुआ। हिंदी में भारतेंदु युग से ही इस गद्य विद्या का प्रवर्तन हुआ है। काफ़ी सारे हमने फीचर्स देखे या हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी, उसमें ये गद्य की जितनी भी विधाएँ हैं उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हमने देखा। आगे देखो, फीचर भी पाश्चात्य प्रभाव से आया है और यथा तथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। हिंदी में इसे रूपक कहते हैं। फीचर जो है उसको हिंदी में हम रूपक कहते हैं। आगे इसमें रूपक की भांति दो कथाएं साथ चलती हैं। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहती है, उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान के वर्णन के साथ साथ एक अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक का उद्देश्य केवल स्थान का परिचय देना मात्र ही नहीं होता, किंतु जिनके माध्यम से या उसके माध्यम से उस स्थान के व्यक्तित्व को समग्र रूप से उद्घाटित करना होता है। रूपक कथा काव्य की भांति फीचर भी पाठक को एक साथ दो रूपों में प्रभावित करता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकताओं का नाट्यकृत रूप उपस्थित किया जा सकता है। हिंदी में इस विधा का आरंभ हुए अभी 2-3 दशक ही हुए, मतलब 1980-90 के आसपास की बात है। अभी तो पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों से ही कलात्मक फीचर प्रकाशित हो रही है।
आशा है कि शीघ्र ही ये हिंदी गद्य विधा हिंदी साहित्य में अपना समुचित स्थान बना लेगी, यानी कि ये इनकी शैशव अवस्था चल रही है। सबसे नया जो गद्य विधा का हम कहें तो वो फीचर है, और इस तरह से एक बड़ा पार्ट हिंदी गद्य की विकास यात्रा, ये अलग से आप हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह उधर से देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मूल संरचनाएं हमारे आगे कहानियाँ या कोई नाटक आ रहा है, कोई उपन्यास आ रहा है, कोई यात्रा वृत्तांत आ रहा है, कोई अलग अलग से आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज हमें होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बोरियत सा या बोरियत महसूस करने जैसा पाठ था, फिर भी अगर आपने कोशिश की है, रुचि के साथ में पूरा वीडियो सुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को और पूरी ताकत के साथ सब्सक्राइब करें। इतना पूरा वीडियो अगर किसी ने सुना है तो हिंदी गद्य की विकास यात्रा में आप चलें। इनके लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।